हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है केंद्र राज्य के बीच संबंध और इसका पार्ट फर्स्ट में हम देख चुके हैं कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध क्या क्या होंगे। ठीक है, अब हमारे प्रशासनिक संबंध बचे हुए हैं और हमारे वित्तीय संबंध बचे हुए हैं। तो प्रशासनिक संबंध से शुरुआत करते हैं। केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। ठीक है, तो प्रशासनिक संबंध को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश, जिन जिन प्रावधानों में केंद्र राज्यों को निर्देश देगा हम वो देखेंगे, और एक है संघ और राज्यों द्वारा कार्यों को आपस में सौंपना। मतलब मान लीजिए यदि केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध सिर्फ 200 शब्द में आ गया तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी यदि ओवरऑल आंसर 200 शब्द में आया कि केंद्र राज्य के बीच संबंध बताइए, तो आपको अलग अलग इतना बताने का उसमें स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फिर 50 से 60 शब्द के बीच अपना एक पॉइंट खत्म करना है। आपको प्रशासनिक संबंध भी बताना है, विधायी भी बताना है और वित्तीय भी बताना है, तो वहां उतना स्पेस नहीं बचेगा। तो वहां आप इस तरह की हेडिंग भले ही मत यूज करना। तो प्रशासनिक संबंधों को हमने यहाँ दो भागों में बांट लिया कि एक तो केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं वो प्रावधान देखेंगे, और एक संघ और राज्यों द्वारा कार्यों को आपस में सौंपे जाते हैं वो प्रावधान देखेंगे। तो हम इसे का खा करके देख सकते हैं या ए बी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। पहले केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश, इसमें क्या क्या है। पहला पॉइंट अपन देख रहे हैं केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। अब केंद्र द्वारा राज्यों को क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं जो उनके प्रशासनिक संबंध में आते हैं हम वो देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं वहां नहीं बता पाई, जैसे कि संविधान का भाग 11 आर्टिकल 245 से 255 तक विधायी संबंध की बात कर रहा था। यही भाग 11 में आर्टिकल 256 से 263 यानी 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की बात करी गई है। और सेम चीज है कि इसके अलावा भी भाग 11 के अलावा जो अनुच्छेद हैं उनके अलावा भी कुछ और अनुच्छेदों में भी प्रशासनिक संबंधों की बात करी गई है। तो वो हम अनुच्छेद जब जिस तरह से पॉइंट देखते जाएंगे, तो यदि और कहीं से कोई अनुच्छेद आता है तो हम उसको भी वहां मेंशन कर देंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन सिर्फ हमसे ये पूछा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध बताइए, और उसके लिए मान लीजिए हम प्रस्तावना की 2-3 लाइन बना रहे हैं, 200 शब्द में पूछा है, तो हम लिख सकते हैं संविधान का भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक तथा संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेदों में केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का जिक्र किया गया है या के प्रावधान किए गए हैं, हम वहां ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पॉइंट पे आते हैं। हम केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध देख रहे हैं और प्रशासनिक संबंध में हम पहला पॉइंट देख रहे हैं केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश। तो राज्यों को क्या निर्देश दिए जाते हैं, तो इसमें पहला प्रावधान ये है। पहला प्रावधान क्या है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन हो। ये अनुच्छेद 256 कहता है हमसे। ठीक है, तो केंद्र राज्यों को क्या निर्देश दे रहा है कि भाई आप अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करिए कि संसद जो कानून बना रही है उनका पालन हो। ठीक है, ये हमसे आर्टिकल 256 कहता है कि केंद्र ने राज्य को अगला निर्देश क्या दिया है कि अनुच्छेद 257 के अनुसार, अनुच्छेद 257 में यानी 257 में कुछ 2-3 बातें हैं वो कहा गया है जहां केंद्र राज्य को निर्देश देता है। पहला है
राज्य अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति में हस्तक्षेप ना हो। भाई केंद्र अपना प्रशासन करने के लिए और भारत से बाहर तो जाएगा ही नहीं, भारत में ही करेगा ना। मतलब केंद्र के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे सेंट्रल लेवल से भी तो चुन के आते हैं ना, तो यदि वो वहां पे काम कर रहे हैं तो आप अपने कामों को इस प्रकार से करो कि उनके कामों में हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो, विषय अलग अलग बांटे ही हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने विषय पे काम करेंगे, आप अपने विषय पे काम करिए। ठीक है, तो यही कहा गया है, यही निर्देश देता है आर्टिकल 257। साथ में ये भी कहा गया है कि रेलवे लोक उपक्रमों की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है। आपके यहाँ जो रेलवे चल रही हैं, आपके यहाँ जो लोक उपक्रम है किसी भी राज्य में है, तो आप उनकी भी सुरक्षा करो। उनकी सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है ना। ऐसा नहीं है कि वो केंद्र के हैं तो आप ध्यान ही नहीं दो, आपके लिए आपको अनुदान दिया जाता है ना इसके लिए अलग से। ठीक है, तो वो चीज है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और संचार साधनों का रखरखाव, रक्षा, संचार, विदेश मामले, ये केंद्र सूची के विषय हैं। लेकिन इसमें निर्देश क्या दिए गए हैं राज्यों को कि आपके यहाँ भी जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और संचार साधन है, आप उनका रखरखाव भी करिए। तो इसलिए अनुच्छेद 257 में 2-3 चीजें कही गई हैं। पहला कहा गया है राज्य से कि आप अपनी प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि जो केंद्र की प्रशासनिक शक्ति होगी उसमें हस्तक्षेप ना हो। दूसरा कहा है कि आप लोक उपक्रमों और रेलवे और लोक उपक्रम जो भी होंगे आप उनकी सुरक्षा करिए। फिर तीसरा कहा है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और संचार साधन आपके यहाँ जो है आप उनका रखरखाव में भी मदद करिए। तो ये निर्देश दिए गए हैं केंद्र द्वारा राज्य को। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश आगे क्या दिए गए हैं, तो तीसरा पॉइंट है कि SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्यों, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के जो कल्याणकारी कार्य होंगे उनको लागू करने के निर्देश देता है आर्टिकल 339 का खंड 2, है ना। तो आर्टिकल 339 के खंड 2 के तहत केंद्र राज्यों को निर्देश देता है कि भाई आपके यहाँ जो SC ST है उनके लिए कल्याणकारी कार्यों को आप लागू करो। ठीक है, अगला है हिंदी भाषा के विकास के निर्देश। भाई राजभाषा है और केंद्र से कहा भी गया है कि आप राजभाषा का विकास करोगे। ठीक है, तो इसलिए अब वो केंद्र अपने यहाँ तो कर नहीं लेगा, वो राज्यों में ही करेगा ना, इसलिए वो राज्यों को निर्देश देता है कि आप हिंदी भाषा का विकास करिए, हमारी राजभाषा है उसका विकास करिए। फिफ्थ है राज्यों की सुरक्षा का दायित्व केंद्र का है, ये आर्टिकल 355 कहता है हमसे। ठीक है, तो जब उनकी सुरक्षा का दायित्व है तो वो सुरक्षा से रिलेटेड कुछ भी निर्देश दे सकता है ना। तो ये केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं, ये इनके प्रशासनिक संबंध का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, हमने दूसरे भाग में हमने क्या डिवाइड किया था कि जहां केंद्र राज्य कार्यों को आपस में सौंप रहे हैं तो वो किस प्रकार सौंप रहे हैं वो और देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके लिए मैं क्योंकि पूरा यही लिखवाते चल रही हूं और ये 200 शब्द आपके आराम से हो जाएंगे, तो इसके लिए मैं कोई लिखित नोट्स आपको नहीं दूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पूरा सब डिटेल में आर्टिकल सहित आपको डिटेल में यही लिखवाया है, तो आप नोट्स यहीं से तैयार कर लीजिए। ठीक है, केंद्र राज्य के बीच हम प्रशासनिक संबंध देख रहे हैं। हमने उन्हें दो भागों में बांटा कि एक तो केंद्र राज्यों को निर्देश दे रहा है, वहां पे क्या क्या प्रावधान है केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध में, और दूसरा पॉइंट हमने बांटा था कि संघ एवं राज्यों द्वारा कार्यों को आपस में सौंपना, है ना। तो यहाँ पे क्या प्रावधान है जहां पे केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध है वो देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि संघ और राज्यों द्वारा कार्यों को आपस में सौंपना, है ना। मतलब कार्य भाई संबंध है ना, दोनों में संबंध बता रहे हैं, तो हम दूसरा क्या बता रहे हैं कि ये कार्यों को आपस में कैसे सौंपते हैं, यानी इनका प्रशासनिक संबंध कैसे है। तो आर्टिकल 258 का खंड 1, ठीक है, आर्टिकल 258 का खंड 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से
उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कार्य सौंप सकता है जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। ठीक है, तो आर्टिकल 258 का खंड 1 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि संघ सूची का कोई काम था और राष्ट्रपति ने वो क्या करा, उस किसी राज्य सरकार की सहमति से राज्य सरकार को या उसके किसी अधिकारी को क्या वो काम सौंप दिया। ठीक है, ये कह रहा है आर्टिकल 258 का खंड 1 हमसे। तो ये संबंध हो गया इनका प्रशासनिक। हमारा पॉइंट क्या है कि संघ और राज्यों द्वारा कार्यों को आपस में सौंपना। उसमें पहला हमने क्या देखा कि राष्ट्रपति ने केंद्र सूची का कोई विषय से संबंधित जो कार्य था वो किसी राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी को सौंप दिया। दूसरा क्या है कि आर्टिकल 258 ए कहता है कि राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से, ठीक है, उस सरकार या उसके किसी अधिकारी को राज्य सूची के विषय से संबंधित कार्य सौंप सकता है। वहां पर राष्ट्रपति सौंप रहे थे किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके किसी अधिकारी को काम सौंप रहे थे। यहां पर राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उसके किसी अधिकारी को कोई काम सौंप देगा जो राज्य सूची के विषय से संबंधित था। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध देखे, हमने उन्हें दो भागों में बांटा। पहला भाग हमने देखा कि केंद्र जहां पे केंद्र राज्यों को निर्देश देता है, उसमें हमने पॉइंट देखे कि उसमें कौन कौन से निर्देश देता है, वो उसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने वो लिखे। दूसरा पॉइंट हमने बनाया जहां केंद्र और राज्य कार्यों को आपस में सौंपते हैं। तो इस तरह से ही हमारे प्रशासनिक संबंध पूरे हो गए हैं। ये 200 शब्द में ये आंसर सफिशिएंट हो गया है, आपका 200 शब्द आराम से कवर हो जाएगा। यहां मैंने पूरे अनुच्छेद सहित आपको लिखवा दिया है, तो इसके लिए कोई भी लिखित नोट्स मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिखवाई हैं। ठीक है, आपके 200 शब्द 2 पेज आराम से हो जाएंगे इसमें। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है केंद्र राज्य के बीच संबंध। केंद्र राज्य के बीच हम विधायी संबंध देख चुके हैं, प्रशासनिक संबंध देख चुके हैं। अब तीसरा हम क्या देख रहे हैं, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध। अब केंद्र राज्य के बीच कुछ वित्त के साधन हैं जिनके स्रोत हैं और उन स्रोतों के आधार पर हम देखते हैं कि उनमें केंद्र और राज्य में कैसे संबंध स्थापित होते हैं। तो एक तो इनका स्रोत क्या हो गया कि कर राजस्व, मतलब कर से जो राजस्व प्राप्त होता है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे केंद्र राज्य के बीच कैसे संबंध स्थापित होंगे। दूसरा होता है गैर कर राजस्व, मतलब जो राजस्व कर से नहीं आता, वहां केंद्र राज्य के संबंध किस प्रकार होंगे हम वो देखेंगे। तीसरा होता है ऋण लेने की शक्ति। ये ऋण लेने की शक्ति क्या है, और यहां पे केंद्र राज्य कैसे संबंध स्थापित करते हैं हम ये देखेंगे। और फोर्थ है हमारी अनुदान राशि, कौन किसको अनुदान देता है भैया, किस प्रकार से केंद्र राज्य के बीच यहाँ संबंध स्थापित होते हैं हम ये भी देखेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हमने केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों को उनके साधन के स्रोतों के आधार पर 4 भागों में बांट लिया। ठीक है, पहला हम देखते हैं कर राजस्व। इसमें केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार संबंध स्थापित होते हैं हम ये देखते हैं। तो पहला हमारा क्या था, कर राजस्व। चलिए पहला है कर राजस्व, यहां किस प्रकार से संबंध स्थापित होंगे वो देखते हैं। तो हमारे कुछ अनुच्छेद दिए हैं संविधान में जिनके आधार पर हम कर राजस्व में केंद्र राज्य के संबंध बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, लेकिन मैं चाहती तो आपको अनुच्छेद डाल के और उसके अंदर क्या क्या लिखा है ये लिखवा देती, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहां उस तरह से अनुच्छेद याद करने में बहुत डिफिकल्ट होंगे,
और याद यदि हो भी जाते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहते। इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनकी टेबल बना ली है। मुझे ये बहुत अच्छे से याद रह गए इस फॉर्म में, जब मैंने इनको लिखा तो मुझे ये बहुत अच्छे से याद रह गए, इसलिए मुझे लगा मुझे आपके साथ भी ये शेयर करना चाहिए। यदि आपको ऐसे ठीक लगे तो आप ऐसे लिख के आ जाना, और यदि आपको अनुच्छेद डाल के वैसे लिखना है, उनके अंदर क्या क्या लिखा है, तो आप वैसे भी लिख के आ सकते हो। लेकिन जब हम, चूंकि अब हमारे पास मैक्सिमम आंसर हमारा 11 नंबर में यानी 200 शब्द का आएगा, तो इसमें हमारे पास 4 पॉइंट है केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध में। देखो, हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बता पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उनके डायमेंशन कवर करेंगे, तो हमारा आंसर ज्यादा इफेक्टिव होगा। यदि हम 1-2 पॉइंट बता के आ गए तो हो सकता है हमें उतने अच्छे नंबर नहीं मिले। ठीक है, इसलिए हम केंद्र राज्य के संबंध में ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन कवर कर रहे हैं कि भाई केंद्र राज्य में कर राजस्व यदि आ रहा है तो वहां क्या संबंध स्थापित हो रहा है, केंद्र राज्य में गैर कर राजस्व में संबंध होते हैं तो वो कैसे हो रहा है, जब वो ऋण लेते हैं तब भी उनमें वित्तीय संबंध स्थापित होते हैं तो वहां कैसे होते हैं, और जब अनुदान देते हैं तब भी क्या होता है, उनमें संबंध स्थापित होते हैं। इसलिए हम उसको भी कवर कर रहे हैं। तो हम यानी जितने भी डायमेंशन, उनके जितने भी आयाम हो सकते हैं केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध के, हम सब लिखेंगे, तो हमें नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो यदि ऐसे अनुच्छेद लिखने जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे, यानी ये 4 पॉइंट हैं, तो 200 शब्द में हम एक पॉइंट में बहुत से बहुत 50 शब्द लिख सकते हैं। 50 का आप 40 भले ही कर दीजिए, लेकिन 60 नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां आपको इतने पेजेस ही नहीं मिलेंगे। वहां सिर्फ 2 पेज होते हैं और 2 पेज में आपको आंसर उसमें ही कवर करना होता है। तो इसलिए मुझे ये फॉर्म बहुत सही लगा, क्योंकि यहां यदि हम ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेद भी लिख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें भी बता पाएंगे, और हमारी जगह भी कम से कम यूज होगी। ठीक है, तो वो चीज है। अभी देखते हैं है क्या। तो पहला अनुच्छेद है 268। इसमें क्या कहा गया है, ऐसा शुल्क है जिसको अधिरोपित तो कौन करता है, केंद्र, लेकिन संग्रहित कौन करता है, राज्य, और उपयोग कौन करता है, उपयोग इसका करता है राज्य। और ऐसे शुल्क का उदाहरण क्या है, तो ये होता है स्टाम्प शुल्क। ठीक है, अगला आर्टिकल है 268A, या आप हिंदी में का लिख सकते हो। ठीक है, इसका भी करारोपण कौन करता है, केंद्र। ये क्या कहता है कि इसमें कर कौन, ऐसा कर आता है जिसे केंद्र अधिरोपित करता है। केंद्र और राज्य संग्रहित करते हैं, उपयोग भी दोनों करते हैं। और ऐसे कर का उदाहरण क्या है, सेवा कर। अगला आर्टिकल आता है 269। इसमें कैसे कर आते हैं, तो इसमें भी ऐसे कर आते हैं जिन्हें केंद्र अधिरोपित करता है, केंद्र ही संग्रहित करता है, लेकिन उपयोग राज्य करता है। इसमें कौन से कर आते हैं, तो अंतरराज्यीय व्यापार। अंतरराज्यीय व्यापार पर जो कर लगाया जाता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य पे माल के क्रय विक्रय पर जो कर लगाया जा रहा है, वो कर अंतरराज्यीय व्यापार कर होगा। और वो कर कौन लगाएगा, केंद्र लगाएगा। केंद्र ही संग्रहित करेगा, राज्य उसका उपयोग करेगा। लेकिन ठीक है, ये क्या कहता है, आर्टिकल 269। तो आर्टिकल 269 हमसे क्या कह रहा है कि इसके अंतर्गत ऐसे कर आते हैं जिनका करारोपण और संग्रहण केंद्र करता है तथा उनका उपयोग राज्य करता है। उदाहरण, अंतरराज्यीय व्यापार पर लगने वाले कर। ठीक है, अब एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 270। इसका करारोपण भी केंद्र करता है,
इसको भी संग्रहित केंद्र करता है, लेकिन इसका उपयोग दोनों करते हैं। और ये कर कौन सा होता है? तो इनकम टैक्स यानी आयकर। यदि आपको अनुच्छेद 268 लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है, आपको इस तरह से टेबल वहां पे नहीं बनानी है, तो आप क्या लिख सकते हो? आर्टिकल 268 के तहत ऐसे शुल्क आते हैं जिनको अधिरोपित कौन करता है? केंद्र करता है। संग्रहित और उपयोग राज्य करते हैं। उदाहरण स्टाम्प शुल्क। सेम इसमें लिख सकते हो, आर्टिकल 268 ए के तहत कैसे कर, यहां पे शुल्क थे, है ना। आर्टिकल 268 में शुल्क की बात करी थी, लेकिन यहाँ पे इन तीनों में आर्टिकल में कर की बात कर रहे हैं। तो यानी ऐसे कर जिन्हें केंद्र अधिरोपित करता है, केंद्र और राज्य संग्रहित करते हैं और दोनों ही उपयोग करते हैं, ऐसे कर कौन से आ जाएंगे? सेवा कर। ऐसे ही आप इसके लिए लिख सकते हो 269 के तहत के ऐसे कर जिन्हें केंद्र अधिरोपित करता है, केंद्र ही संग्रहित करता है और लेकिन उपयोग कौन करता है? राज्य। उदाहरण आ जाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगने वाले कर। ठीक है। आर्टिकल 270 केंद्र अधिरोपित करता है ऐसे कर, केंद्र ही संग्रहित कर रहा है और लेकिन उपयोग कौन कर रहे हैं? उपयोग दोनों कर रहे हैं। इसमें कौन से कर आ जाते हैं? आयकर। अच्छा, ये टेबल बनाने का मेरा मकसद क्या था? क्योंकि मैंने ऐसे याद किए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत इजीली याद रह गए। मेरे को याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप उसे कितने टाइम तक याद रख सकते हो ये बात मैटर करती है। तो मुझे ये चीज ऐसे बहुत इजी में याद हो गई थी ऐसे, और बहुत लॉन्ग टाइम तक याद भी रहती है, इसलिए मैंने इसमें करा था। अब ये कैसे इजी में याद रहेगी तो वो देख लेते। इसे चाहे आप कोई ट्रिक मान सकते हो, चाहे कुछ भी मान सकते हो। तो यदि आप इस फॉर्म में याद करना चाहो तो अच्छी बात है, और यदि आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना चाहो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल कैसे पढ़ा? तो देखो, सबसे पहले हमने देखी ऊपर की हेडिंग, तो कि भाई अनुच्छेद कौन से में बात कर रहा था। अब सबसे पहले कर लगाएगा ना, तो सबसे पहले कर आरोपण की बात हो गई। अब लगाएगा तो उन्हें संग्रहित भी करेगा, तो संग्रहण हो गया। अब संग्रहण के बाद उसे उपयोग करने के लिए संग्रहित कर रहा है, तो उपयोग हो गया। और ये हो गया उसके उदाहरण कि भाई कौन से कर या शुल्क आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रम से ये याद रखना बहुत इजी में याद हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद से शुरुआत कर रहे हो और उदाहरण तक आप किस हिसाब से क्रम बना देना, क्योंकि पहले करारोपण करेगा तभी तो संग्रहित करेगा, और संग्रहित करके ही उपयोग करेगा, तो ये क्रम याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहां आते हैं। तो यहां पे आर्टिकल 268 याद रखना, फिर आता है 268A, 269 और 270। तो यहां तो ये लाइन से है, बस ये याद रखना कि 268 के बाद 268A आता है, ना कि 269। ठीक है, तो ये अनुच्छेद बस याद रखना। करारोपण में आपको चारों में केंद्र लिखना है। ठीक है, संग्रहित में राज्य से शुरुआत करनी है, फिर दोनों लिखने हैं, फिर केंद्र केंद्र लिखना है। ठीक है, तो राज्य से शुरुआत करनी है, फिर दोनों लिखने हैं, फिर नीचे दोनों में केंद्र केंद्र लिखनी है। ये अनुच्छेदों का क्रम बस याद रखना। ठीक है, चारों में यहां केंद्र याद रखना है, यहां ये याद रखने वाली चीज हो गई। उपयोग में राज्य दोनों। ठीक है, राज्य से शुरुआत कर रहे हैं हम, संग्रहित में भी और उपयोग में भी, तो राज्य फिर दोनों, राज्य फिर दोनों। ठीक है, तो ये हो जाएगा इजी में याद। उदाहरण याद रख लेना, पहले में स्टाम्प शुल्क है, जब ये क्रम याद रहेगा तो इसी क्रम में ये याद रख लेना कि पहले स्टाम्प शुल्क आया था, फिर सेवा कर आया था, फिर अंतरराज्यीय व्यापार और आयकर। ठीक है, तो ऐसे क्रम में याद कर लीजिए। मुझे ऐसे ये बहुत अच्छे से याद रहा, इसलिए मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर लेती हूँ।
यदि आपको भी ये इजी पड़े तो आप ऐसे लिख लेना, नहीं तो फिर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तो आप लिख ही सकते हो, वो तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। मुझे ये ज्यादा सही लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हम कम शब्दों में ज्यादा चीजें बता पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा स्पेस भी कम यूज हुआ और हमारी चीजें भी ज्यादा से ज्यादा हो गई। अब हम कह क्या रहे थे कि हम वित्तीय साधन के स्रोत देख रहे थे और उनमें हम देख रहे थे कि केंद्र राज्य में कैसे संबंध हो रहा था। तो है ना संबंध, ये तो आप देख के ही पढ़ गए होंगे कि भाई यहाँ पर केंद्र कर लगा केंद्र रहा था, लेकिन संग्रहित और उपयोग राज्य कर रहा था, तो हुआ ना संबंध। यहां पे केंद्र कर लगा रहा था, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों संग्रहित कर रहे थे और दोनों ही उपयोग कर रहे थे, ये भी संबंध हुआ। केंद्र, यहां पे भी केंद्र कर लगा रहा था, केंद्र ही संग्रहित कर रहा था, लेकिन उसे उपयोग के लिए राज्य को दे रहा था। ठीक है, यहां पे केंद्र लगा रहा था, केंद्र ही संग्रहित कर रहा था, लेकिन उपयोग दोनों कर रहे थे। तो केंद्र राज्य के बीच किस प्रकार से संबंध स्थापित कर रहा है कर राजस्व, ये हमने देख लिया। ठीक है, आगे के पॉइंट पे चलते हैं कि उसमें केंद्र राज्य के बीच कैसे संबंध होते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा गैर कर राजस्व। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, गैर कर राजस्व, मतलब ऐसा राजस्व जो कर से नहीं आता। अब कर से नहीं आता तो कहां से आएगा, देखिए यहां हम संघ का देख लेते हैं कि भाई संघ को ऐसा राजस्व कहां से आता है, और यहां राज्यों का देख लेते हैं कि राज्यों को कहां से आता है ऐसा राजस्व। तो संघ को आता है रेलवे से, प्रसारण से, डाक से, बस सुप्रीम कोर्ट की आय से। आदि, है ना, ये मतलब कुछ सोर्स हैं और भी हैं इनके। तो सुप्रीम कोर्ट की आय कैसे हो गई, भाई सुप्रीम कोर्ट यदि किसी की संपत्ति जब्त कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी रख लेता है, वो तो सरकार के हवाले चली गई। ठीक है, तो वो चीज है। राज्यों को कहां कहां से होती है आय, तो टोल टैक्स, वन, सिंचाई, एवं हाई कोर्ट से प्राप्त आय जो होती है। हमने क्या देखा कि केंद्र राज्य के जो गैर कर राजस्व है उसके स्रोत क्या क्या है, तो संघ के कुछ देख लिए हमने कि रेलवे है, प्रसारण है, डाक है, सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त आय आदि, मतलब और भी है इनके अलावा। राज्य के लिए देख लिए कि टोल टैक्स है, वन है, सिंचाई है, हाई कोर्ट से प्राप्त आय, और जो अधीनस्थ न्यायालय से भी जो प्राप्त आय होती है वो भी इनको जाती है ना, तभी हमने आदि लिख दिया। तो और भी यानी और भी सोर्स है, तो हाई अधीनस्थ न्यायालय से जो प्राप्त आय होती है वो भी किनको जाती है, राज्यों को। ठीक है, अब इनमें ये तो हमने स्रोत देख लिए, लेकिन इसमें केंद्र राज्य संबंध कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने रेलवे, प्रसारण, हमने जब प्रशासनिक संबंध देखे थे केंद्र राज्य के, तब हमने कहा था कि जो लोक उपक्रम होंगे, रेलवे होगा, संचार साधन होंगे, रक्षा के जो साधन होंगे उनका रखरखाव, उनकी देखभाल कौन करेगा, राज्य करेगा। ऐसा निर्देश कौन दे रहा था, केंद्र दे रहा था। लेकिन ऐसे ही अब राज्य करेगा कहां से भाई, जब इसका राजस्व तुम्हें जा रहा है तो वो कहां से करेगा इनका रखरखाव। तो ये क्या करता है, तो संघ क्या करता है, इनके रखरखाव के लिए समय समय पर अनुदान देता रहता है। ठीक है, अब राज्य के स्रोत में क्या आ जाता है, जैसे पहला आता है टोल टैक्स।
अब सड़क मान लो किसने बनवाई है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क किसने बनवाई है, केंद्र ने, लेकिन उसके लिए टोल टैक्स आप कौन वसूल कर रहा है, राज्य। तो ये संबंध हुए ना। मान लो नहर सिंचाई वगैरह की परियोजना कौन ने चलाई है, केंद्र ने, पैसा वैसा सब केंद्र ने लगाया है, लेकिन यहां पे सिंचाई कर वसूल कौन रहा है, राज्य। वन संवर्ती सूची का विषय होता है, मतलब एक तरह से हम सादा भाषा में कहें तो इनका राज्य पे भी, इन पर राज्य का भी अधिकार होता है और केंद्र का भी। लेकिन इनसे जो भी प्राप्त आय होती है वो कौन कर, वनों से प्राप्त जड़ी बूटियों से, लकड़ियों से, है ना, तो जो भी आय प्राप्त होती है उन पर अधिकार कौन का होता है, राज्य का। ठीक है, तो ये संबंध हो गए, आप समझ गए होंगे, है ना, कि किस प्रकार से यहां पर रोड भले केंद्र बना रहा था लेकिन उस पर टोल टैक्स कौन ले रहा था, राज्य सरकार ले रही थी। तो इस प्रकार गैर कर राजस्व में भी इनके किस प्रकार से संबंध होते हैं ये देख सकते हैं। यदि आप इसे इस तरह से ना लिखना चाहो, लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना चाहो, क्योंकि इसके लिए मैं क्योंकि सारी चीजें यहां बता ही रही हूं तो उसके लिए नोट्स में भी वही सब लिखा होगा, तो क्या मतलब नोट्स अलग से देने का। तो मैं यही बता देती हूँ कि यदि इनको आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है तो कैसे लिखोगे। गैर कर राजस्व पॉइंट डाल सकते हो, इसके अंतर सब पॉइंट आप लिख सकते हो कि संघ, रेलवे, प्रसारण, डाक, सुप्रीम कोर्ट आदि से जो आय प्राप्त होती है उस पर संघ का अधिकार होता है। और दूसरा आप डाल सकते हो कि टोल टैक्स, वन, सिंचाई, हाईकोर्ट आदि से प्राप्त आय पर किसका अधिकार होता है, राज्य सरकार का होता है। ठीक है, या राज्य का अधिकार होता है। ठीक है, ये यहां पे इस तरह से आपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा था, किस आधार पर हम केंद्र और राज्य के बीच संबंध देख रहे थे, तो ऋण लेने की शक्ति या उधार लेने की शक्ति। तो तीसरा संबंध हमारा था ऋण लेने की शक्ति, यानी उधार लेने में केंद्र राज्य के किस प्रकार संबंध है वो देख रहे हैं। इसमें हमने दो अनुच्छेद लिखे हैं, अनुच्छेद 292 और अनुच्छेद 293, यानी 292 और 293। ठीक है, ये क्यों लिखे हैं ये देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहां इस तरह से लिखवाती चल रही हूं तो आप नोट्स भी ऐसे ही बना लेना, क्योंकि लैंग्वेज में उतनी जल्दी याद नहीं रहेंगे जिस तरह से सिनॉप्सिस में आपको जल्दी याद रह जाएगा। वहां याद रह जाएगा तो लैंग्वेज में तो आप कन्वर्ट कर ही आओगे। ठीक है, तो आर्टिकल 292 क्या कहता है, इसके तहत, यानी 292 के तहत केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की गारंटी पर भारत के राज्य क्षेत्र या विदेश से ऋण ले सकती है। और इसमें क्या कहा गया है 293 में, किसके तहत, राज्य सरकारें राज्य की संचित निधि की गारंटी पर भारतीय राज्य क्षेत्र से उधार या ऋण ले सकती हैं।
जैसे मैंने यहाँ इस तरह से लिख दिया है, यदि आप वहां पे इस तरह से नहीं लिख पाओ, यदि क्योंकि हम पहले पॉइंट में हम टेबल यूज कर चुके हैं, एक आध पॉइंट में हम इस तरह से डायग्राम यूज कर लेंगे, बाकी में हम लैंग्वेज लिख देंगे ताकि हमारा सिर्फ सिनॉप्सिस ही बन के ना रह जाए, मतलब 200 शब्द उसे दिखे भी कि हाँ 200 शब्द में लिखा है। ठीक है, तो यहां तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से सही समझ में आ जाए, याद करने में इजी रहे, इसलिए ये लिखा है। ठीक है, आर्टिकल 292 तो क्या कह रहा था कि इसके तहत केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की गारंटी पर भारत के राज्य क्षेत्र में से और विदेशों से ऋण ले सकती है। अब यहां ऋण लेने में संबंध कैसे हो गया केंद्र राज्य में, तो वो कह रहा है ना कि भारत के राज्य क्षेत्र में से कहीं से भी ऋण ले सकती है। अब भारत के राज्य क्षेत्र में कहां से लेगी, कोई अलग से राज्य थोड़ी बसा रखे उसने। ठीक है, तो जो भारत के राज्य है वहां से लेगी या केंद्र शासित प्रदेशों से लेगी। ठीक है, तो हुआ संबंध, है ना। तो यहां से ऋण ले सकते हैं। आर्टिकल 293 में क्या कहा गया है कि राज्य सरकारें राज्य की संचित निधि की गारंटी पर भारतीय राज्य क्षेत्र में से कहीं से भी ऋण ले सकती है। ये विदेशों से ऋण नहीं ले सकती, भारतीय राज्य क्षेत्र में से या तो संघ से लेगी या किसी और दूसरे राज्य से लेगी। तो यहां भी संबंध होगा इनमें कि संघ से ऋण ले रही है, ये यहां पर राज्य से ऋण ले रहे हैं, तो यहां भी केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध हुए। ठीक है, अब हमारा एक पॉइंट और बचा है, वो और देखते हैं। उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से केंद्र राज्य के बीच संबंध स्थापित हो रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था अपना, अनुदान राशि, अनुदान की राशि। ठीक है, इसमें क्या है, तो संघ राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दो प्रकार से अनुदान देती है। मतलब यहां क्या कहा गया है कि संघ राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दो प्रकार से अनुदान देती है। कौन देता है, संघ, है ना, संघ या केंद्र सरकार। ठीक है, ये कहा गया है। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक अनुच्छेद 280 के तहत अनिवार्य रूप से दिया जाता है, अनिवार्य रूप से मतलब जो वित्त आयोग जो निर्धारित करता है। अनुच्छेद 280 में कौन है, वित्त आयोग, मतलब वित्त आयोग जो सिफारिश करता है और उसे केंद्र सरकार जब मान्य कर देती है तो उतना अनुदान तो उसे हर राज्य को देना ही होता है। ठीक है, इसलिए जो वित्त आयोग तय करता है 280 के तहत, वो अनिवार्य रूप से अनुदान दिया जाता है सभी राज्यों को। और एक देती है स्वैच्छिक अनुदान या विवेकाधीन अनुदान, वो देते हैं 282 के तहत। ये कब देते हैं भाई, केंद्र को लगता है कि हमारी कोई योजना चल रही है या राज्य की कोई परियोजना वगैरह शुरू हो रही है और हमें उसे देना चाहिए, कुछ हेल्प करनी चाहिए, तो राज्य अपने विवेक से, अपनी स्वेच्छा से भी अनुदान किसी राज्य को दे सकता है। अब ये आपको बहुत अच्छे से कैसे समझ में आ जाएगा, जैसे अभी जब हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में, तो क्या हो रहा था कि वो आरोप लगा रहे थे ना केंद्र पर कि केंद्र हमें पैसे नहीं दे रहा, तो ये तो अनिवार्य अनुदान होता है, ये तो राज्यों को देना ही पड़ता है केंद्र को, जो कौन सिफारिश करता है, वित्त आयोग। लेकिन इसके अलावा भी स्वैच्छिक अनुदान भी देती है केंद्र सरकारें राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या राज्यों को जब जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वो कह रहे थे
अलग अलग पार्टियों की गवर्नमेंट होती है तो यहाँ पे ये चीज प्रभावित होती है। हालांकि ऐसा संघीय व्यवस्था में कुछ करना नहीं चाहिए, लेकिन अब है हमारे यहाँ राजनीति ऐसी, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 200 शब्द के लिए हमारा ये आंसर हो गया, केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध। मैंने यहाँ पे जितने शॉर्ट में मैं पढ़ा सकती थी उतने शॉर्ट में पढ़ा है, लेकिन आप उसमें शब्द सीमा कैसे बढ़ा सकते हो मैंने ये भी बता दिया है। और ये हमने तीनों पॉइंट जो थे हमारे, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध, तीनों में हमने सफिशिएंट शब्द सीमा के हिसाब से तीनों प्रकार के आंसर 200 के हिसाब से देख लिए। आप उन्हें 50 शब्दों में कन्वर्ट कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मान लो यदि पूरा ही आंसर लिखने आ गया या 50 में सिर्फ लिखने आ गया या पूरा आंसर 200 में लिखने आ गया कि केंद्र राज्य के बीच संबंध बताइए, तो आपको 1.50-60 शब्द के अंदर खत्म करना पड़ेगा। आप उसकी प्रस्तावना निष्कर्ष भी तो लिखोगे। तो ये हमारा केंद्र राज्य के बीच संबंध जो टॉपिक था वो पूरा हो गया है। हमने 3 प्रकार से विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध देखे हैं। यदि पूरा आंसर लिखने आए, सिर्फ केंद्र राज्य में संबंध पूछा जाए तो आप तीनों को लिखना, और अकेला कोई पर्टिकुलर एक कोई पूछा जाए कि विधायी संबंध लिखिए तो विधायी लिखना है। ठीक है, या प्रशासनिक या वित्तीय, जो भी पूछे। चलिए, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अनुच्छेद भी यहाँ कवर हो जाते हैं, तो यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन बनना तो बहुत कम संभावना है। यदि आपको कोई अनुच्छेद याद रहते हैं तो अच्छी बात है, बाकी इतनी जरूरी नहीं है यदि नहीं भी याद रहते। वैसे इसमें अनुच्छेदों का खेल काफी है इस आंसर में। ठीक है, और हमने पढ़ा इस हिसाब से है कि हम भूले ही ना उसको। अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। विधायी संबंध का पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, ये प्रशासनिक और वित्तीय संबंध ये दूसरे पार्ट में आ जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।